नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज आम बजट है, मोदी सरकार का 10वां बजट। शेयर बाजार से उछाल की खबरें आने लगी हैं, लेकिन बहुत उत्साहित होने की जरूरत भी नहीं है, ना निराश होने की, क्योंकि ये सिर्फ 4% देश की आबादी के 4% लोगों के बाजार का हाल है। 80% से ज्यादा 86% लोगों का हाल बहुत बुरा है। आपका ध्यान आज आयकर और मेडिकल प्रीमियम पर टैक्स छूट कितना मिलेगा, इन सब छोटी मोटी बातों पर होगा। लेकिन मीडिया क्या करता है इस दौरान? अपना सारा समय इस बात पर खर्च करेगा कि वित्त राज्य मंत्री पूजा कर रहे हैं, वित्त मंत्री को लक्ष्मी के रूप में दिखाया जाएगा, बजट को किस कपड़े के किस रंग में लपेटा गया है उस पर कुछ चर्चा हो जाएगी, फिर उन्हें भी लक्ष्मी के रूप में दिखाया जाएगा। तो इस तरह से चुनावी महत्व से जोड़ते हुए सारा टाइम निकल जाता है। इसमें एक राज की बात बताता हूं, इस तरह के विश्लेषण में कोई मेहनत नहीं लगती है, लेकिन हमने काफी तैयारी की आज के लिए। जिन चीजों के नोट्स बनाए हैं हम तो उसके बारे में आपको पहले बताएंगे, ताकि हमें भी तो लगे कि हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। तो शुरुआत हम टेक्सटाइल सेक्टर से करना चाहते हैं, जिसका जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी आया है। एक समय कहा जाता था कि यह सेक्टर 10 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। वो समय कहां गया पता नहीं, लेकिन पिछले कई साल से यह सेक्टर संकट से ही गुजर रहा है। दो बार हजारों करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ और रोजगार पैदा करने का दावा किया गया, लेकिन कितना रोजगार पैदा हुआ यह कोई नहीं जानता है। दरअसल हुआ ही नहीं, वरना सब जान रहे होते। जैसे जून 2016 में गाजे बाजे के साथ 6000 करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ। उस समय की टेक्सटाइल सचिव रश्मि वर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल गई कि 3 साल में इस पैकेज से 1 करोड़ रोजगार पैदा होगा। फिर क्या था, हेडलाइनों ने कहर ढा दिया और भारत का नौजवान ड्रीम सीक्वेंस में सपना देखने लगा, स्लो मोशन में हवा में हौले हौले उड़ने लगा। अरे भैया, नौकरी आ रही है, मोदी जी नौकरी दे रहे हैं। 3 साल बीत गए। अगस्त 2019 में एक विज्ञापन से ढोल फट गया। वो विज्ञापन था नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन निटमा का, जिसने इंडियन एक्सप्रेस में विज्ञापन देकर अपना रोना रोया कि निर्यात घट गया है, मिलें बंद हो गई हैं, लाखों की संख्या में रोजगार खत्म हो गए हैं, इंडस्ट्री बर्बाद हो गया है। सब हैरान, ऐसा तो कभी देखा नहीं कि उद्योग की कोई संस्था, कोई एसोसिएशन ही अपनी बर्बादी का विज्ञापन दे दे, लेकिन ऐसा देखा जा चुका है इसी देश में जिसका नाम भारत है। 6 अगस्त 2021 को, अब पिछले साल की बात कर रहा हूं, टेक्सटाइल मंत्री दर्शना जारदोस लोकसभा में कहती हैं कि सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर में रोजगार का लक्ष्य तय नहीं किया और ऐसा नहीं करती है ना कमाल। देखिए, पहले 2016 में टेक्सटाइल सचिव ऑन रिकॉर्ड बोलती हैं कि 3 साल में 1 करोड़ रोजगार पैदा होगा। 2021 में 3 साल के कई साल बीत जाने के बाद टेक्सटाइल मंत्री ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि सरकार इस तरह से रोजगार का टारगेट फिक्स नहीं करती है। कपड़ा मंत्री कपड़ा के सबसे बड़े केंद्र सूरत से सांसद भी हैं, सूरत वाले जानते हैं। लेकिन वही सरकार 1 महीने बाद सितंबर 2021 में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 10,083 करोड़ के पैकेज का ऐलान करती है। तो फिर से रोजगार का टारगेट दे दिया। वो भूल गए कि संसद में उसने कहा है कि वो रोजगार के टारगेट फिक्स नहीं करती है ना कमाल। लेकिन एक कमाल और है, 6000 करोड़ के पैकेज के समय 1 करोड़ रोजगार देने का दावा किया गया और उससे अधिक ज्यादा पैसे पर 10,083 करोड़ के पैकेज के समय मात्र 7.5 लाख और कुछ लाख अधिक रोजगार पैदा करने का दावा किया गया। कम बजट में अधिक रोजगार और अधिक बजट में काफी कम रोजगार का खेल आपने कहां देखा था? याद कीजिए, यहां जहां मैं बता रहा हूं और प्राइम टाइम में देखा होगा आपने। तो YouTube पर हमारी तैयारी के साथ इस प्रस्तुति को जरूर देखते रहिए। लाइव हम तमाम चैनलों पर हैं। अपने केबल वाले को कहते रहिए कि भैया एनडीटीवी इंडिया दिखाते रहो। तो आज आर्थिक सर्वे और कल बजट के शानदार हेडलाइन से आप चौतरफा घेर लिए जाने वाले हैं। याद रखिएगा, सुंदर सुंदर हेडलाइन पहले भी इसी तरह से घेर लिए गए, लेकिन जब आप हेडलाइन के बाद डेडलाइन के हिसाब से योजनाओं को खोजेंगे, पता लगाएंगे कि इतने हजार करोड़ का ऐलान हुआ था, दिया कितना, तब समझ में आएगा कि असली खेल तो हेडलाइन मैनेजमेंट का था। जैसे कि आपने टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में देखा, पूर्व के बजट में कई ऐसी घोषणाएं मिलती हैं जिन्हें 5-7 साल का एक साथ जोड़कर पेश किया जाता है। क्यों? ताकि पैसा भी कई हजार करोड़, कई लाख करोड़ का लगे, टारगेट मोटा लगे और हेडलाइन भारी भरकम। उसके बाद अगले बजट से पता चलता, अगले 1-2 बजट और स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट से पता चलता है कि वो सारे टारगेट गायब, हेडलाइन तो फुटनोट्स में बदल चुकी है।
तो शिवांक, वृंदा, सूचक, शुभांगी, सुशील ने मिलकर काफी मेहनत की कि हम आज आपको कुछ काम की बातें बता सकें। तो मिसाल के तौर पर पिछले साल के बजट में ऐलान हुआ कि पीएम मित्र योजना के तहत 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। अब देखिए, अक्टूबर 2021 में जब कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी तो कहा गया 3 साल में नहीं, 5 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क बनेंगे और खर्च होगा 4,445 करोड़। 2 महीने बाद दिसंबर 2021 में लोकसभा में पीयूष गोयल कहते हैं कि 2027-28 तक यानी 7 साल में 7 पार्क बनेंगे। तो आपने क्या देखा, 3 साल, 5 साल और 7 साल, ये 3 टारगेट आपको मिला टेक्सटाइल पार्क को लेकर। इस तरह से अगर आप बजट को देखेंगे, इसके कवरेज को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी हेडलाइन मैनेजमेंट के जरिए कैसे बर्बाद कर दी गई। इस बजट से आम आदमी को बिल्कुल उम्मीद करनी चाहिए। आप सब सोच रहे हैं कि यह खास आदमी का बजट होगा, उसी 4% का जिसका पैसा शेयर बाजार में लगा है और जो आज मालामाल हो रहा है। लेकिन आम आदमी को भी उम्मीद करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इसके लिए आम आदमी ने कई महीने तक, रिवाइंड फ्लैशबैक याद कीजिए, 100 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल खरीदकर आपने सरकार का खजाना भरा। आज आपका ही बजट होना चाहिए कायदे से। इस बजट में आपके लिए ही योजनाएं होनी चाहिए। जैसे टीका के नाम पर आपसे उत्पाद शुल्क के नाम पर खूब वसूली हुई। देश की जनता को मजबूर किया गया कि 100 रुपए लीटर से ज्यादा पेट्रोल खरीदिए। डीजल के दाम भी 100 रुपए लीटर हो गए। उससे जो महंगाई बढ़ी उसे आपने भुगता। तो क्या आज वित्त मंत्री बताएंगी कि कितने लाख करोड़ रुपए पेट्रोल और डीजल से जमा हुए और उसमें से कितना पैसा टीका खरीदने पर खर्च हुआ? वैसे आप आज भी 95 रुपए और कई जगहों पर 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं। 10 मार्च को जब चुनाव खत्म होगा तब फिर से ऐसी स्थिति आ सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $90 प्रति बैरल के पार चल रहा है ना? यह भी कमाल। इन दिनों दाम भी नहीं बढ़ रहे क्योंकि यूपी में वोट लेना है। बहरहाल, उत्पाद शुल्क के नाम पर आप जनता से पिछले साल केवल मार्च से नवंबर के बीच 2.25 लाख करोड़ की वसूली हुई है। 20 दिसंबर 2021 को लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि 3 नवंबर 2021 तक उत्पाद शुल्क से करीब 4.25 लाख करोड़ की वसूली हुई। यह अप्रत्याशित थी। हमने आपको 28 सितंबर 2021 के प्राइम टाइम में आर्थिक पत्रकार विवेक कौल के एक लेख का जिक्र किया। यह काफी सवाल करते हैं विवेक कौल, जिसमें बताया गया था कि अप्रैल 2015 से मार्च 2021 के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क से 13,70,000 करोड़ रुपए कमाए। इसमें से ज्यादातर कमाई हाल के वर्षों की थी। इन 7 वर्षों में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 250% की वृद्धि हुई। कैन यू इमेजिन इन इंग्लिश? नहीं ना? डू यू गेट माई पॉइंट? सोचिए किस रफ्तार से आपकी जेब से पेट्रोल और डीजल के दाम के रूप में पैसे निकाल लिए गए। आप हर दिन गरीब होते गए। आपकी एक जेब से पूरा पैसा लेकर अगर दूसरी जेब में 2-4 रुपए डाल भी दिए जाएं तो हेडलाइन कल बड़ी बननी चाहिए। इसमें कुछ बुरा नहीं, कुछ भी मिल जाए। अभी से लेकर 2024 तक देश में कई राज्यों में चुनाव हैं, तो इसकी उम्मीद की जा सकती है कि इसके हिसाब से हेडलाइन मैनेजमेंट होगा। लेकिन यह भी याद रखिएगा कि 10 मार्च को चुनाव खत्म होंगे, दाम बढ़ सकते हैं। तब आप क्या करेंगे? चुनाव के समय तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आप अभी भी महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं और आर्थिक सर्वे में भी इस बात का इशारा किया गया है कि महंगाई बढ़ सकती है इसकी वजह से। तो आपकी जेब से लाखों करोड़ों रुपए निकाल लिए गए हैं। बैंक में रखा आपका पैसा घट गया है क्योंकि ब्याज दर नीचे चला गया है। इससे जिनके पास पैसा था वो और गरीब हो गए। पेंशन वालों से पूछूंगा नहीं तो उनका दर्द बढ़ जाएगा। वैसे भी वो व्हाट्सएप में क्या क्या करते हैं आप जानते हैं। तो स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स छूट और उसके प्रीमियम पर जीएसटी घटाने की मांग हो रही है, 18% जीएसटी। लेकिन अस्पताल और उसे चलाने के लिए बजट ही नहीं होगा तो आप बीमा लेकर कहां जाएंगे? मिल गया था अस्पताल, आपको मिल गया था ऑक्सीजन बीमा से कोरोना की दूसरी लहर के समय, जब आपके अपने अस्पताल के भीतर और बाहर तड़प कर मर रहे थे। बीमा का वो कार्ड आपके किसी काम आया था? लेकिन बीमा को लेकर हेडलाइन मोटी मोटी बनती है कि यही अस्पताल है, यही आपका इलाज है। खैर, आपकी मर्जी, आप अगर भरम में रहना चाहते हैं तो रहिए, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन हमने जो तैयारी की है वो तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि रात भर जगे रहे इसे पढ़ने में और जब सारा खेल समझ में आया
तो सोचा अपना काम भी कर देते हैं, बजट के पहले एक बजट पेश कर देते हैं। आज भी आप देखेंगे कि भारत में लोग इलाज पर अपनी जेब से कैश दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, लूटा जाता है। इलाज के कारण वो गरीब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ये बीमा योजनाओं के हेडलाइन मैनेजमेंट के बाद भी इस बजट के संदर्भ में हेल्थ को लेकर काफी बात हो रही है। पिछले ही बजट में कई योजनाओं को मिलाकर, ताकि हेडलाइन बड़ी लगे, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना लॉन्च हुई। आज देखने को मिलेगा, आप देखिएगा कि 64,000 करोड़ से अधिक की योजना के लिए सरकार ने पिछले बजट में कितना खर्चा किया, दिया कितना और आगे कितना देने जा रही है। अब आयुष्मान योजना के जरिए हम आपको इस देश का हाल बताना चाहते हैं। सरकार कहती है कि 10 करोड़ 47 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं, यानी इसके लाभार्थी की संख्या 50 करोड़ हो गई, एक परिवार में 5 लोग। तो इस नंबर को समझने के लिए देखिए कि कार्ड किस किस का नहीं बनता है। तो जिसके पास पक्का घर होगा, फ्रिज होगा, फोन होगा, 2 व्हीलर होगा, 50,000 की कर्ज सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड होगा, 2.5 एकड़ से अधिक की जमीन होगी, महीने की कमाई 10,000 से अधिक होगी, उनका कार्ड नहीं बनेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस देश में 39% लोगों के पास घर नहीं है, उनकी कमाई 10,000 मासिक से भी कम है। भारत की गरीबी कितनी भयावह और बड़ी है, इसकी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि 4% लोगों का जहां पैसा लगा है, उस शेयर बाजार की खबरों में हेडलाइन आज बड़ी शानदार लगने वाली है। लेकिन आपको एम्स के बारे में भी बताते हैं, सिर्फ बीमा के बारे में नहीं, एम्स का बहुत पॉलिटिक्स होती है। जैसे ही किसी जिले में एम्स की घोषणा होती है, हेडलाइन फिर से मोटी हो जाती है। आ गया एम्स हो गया, जैसे अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होगी। तो 2014 के बाद 17 नए एम्स की घोषणा होती है। दरभंगा एम्स का पता नहीं, अभी बात कर दूंगा तो दरभंगा से लोग मेरे घर तक चले आएंगे कि आप एम्स वाला दिखाइए, यहां तो ईंट भी नहीं रखी गई। कितने साल हो गए ऐलान के, जाने कब बनेगा। हेडलाइन छपने के बाद से लापता है दरभंगा का एम्स। गुजरात एम्स के ऐलान के 2 साल बाद भूमि पूजन हुआ। यह आपको प्रधानमंत्री नहीं बताएंगे कि उनकी सरकार में जो योजना का ऐलान होता है वो किस तरह से डेडलाइन के पहले पूरा होता है। लेकिन गुजरात में एम्स बनना था, 2 साल लग गया भूमि पूजन में। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है संसद की कि हरियाणा एम्स के बारे में उसमें बताया गया कि 2.5 साल बीत जाने के बाद भी जमीन फाइनल नहीं हुई। अभी हम एम्स में खाली पदों के बारे में बताएंगे तो आप निराशा में डूब जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि आयुष्मान कार्ड का हम क्या करें। इसलिए आपकी खुशी के लिए छोड़ देते हैं, ताकि आप भी थोड़े भ्रम में रहें। इतने दिनों से है ताकि आप थोड़ा खुश भी हों। तो मार्च 2014 तक देश में 90,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे था, जो अब 1,40,000 किलोमीटर हो गया है। तो पिछले साल 15 दिसंबर को नितिन गडकरी जी ने राज्यसभा में बताया कि 2014-15 के बाद से 49,087 किलोमीटर स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदल दिया गया है, उसका दर्जा बदल दिया गया। अब हम यह जानना चाहेंगे कि केवल दर्जा बदला गया या नए सिरे से स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बनाया गया। नया नेशनल हाईवे कितना बना है, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, वरना यह डेटा जिसे कामयाबी के रूप में दिखाया गया है, कामयाबी पर ही सवाल खड़े कर देता है। 15 अगस्त 2019 के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 5 साल में इंफ्रा पर 100 लाख करोड़ खर्च होने हैं। 2019 में जबरदस्त हेडलाइन छपी थी। 4 महीने बाद 31 दिसंबर 2019 को 103 लाख करोड़ की नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन लॉन्च हुई, जिसके तहत 6,500 से अधिक प्रोजेक्ट शामिल किए गए। आज बजट में पता चलेगा कि 2021 के बजट में कितना पैसा इस पर खर्च हुआ है, आगे एक साल में कितना खर्च होगा। लेकिन आर्थिक सर्वे में वित्त मंत्री ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि इंफ्रा पर काफी खर्च हुआ है और रोजगार मिला है। अब देखिए हम क्या पूछेंगे, रोजगार मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में, किस तरह का रोजगार मिला है, कितनी मजदूरी का रोजगार मिला है। सारे ठेके के रोजगार होंगे जिसमें ना कोई सामाजिक सुरक्षा होगी, ना कोई अच्छा वेतन होगा। यह वित्त मंत्री आपको नहीं बताएंगी, क्योंकि इससे हेडलाइन छोटी हो जाएगी। बजट की एक और घोषणा का हाल बताता हूं। हिंदी अखबारों से सावधान रहिएगा, वैसे कुछ अखबार ठीक भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर अखबार लाल रंग, काले रंग, पीले रंग की बिरंगी तस्वीरों से बजट की खबरों को कल चमकदार बना दें, लेकिन उसमें होगा कुछ नहीं। जैसे यह जानकारी बिल्कुल नहीं होगी कि फरवरी 2020 के बजट में सरकार ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर देश में डेटा सेंटर बना सके, इसलिए डेटा पार्क बनाया जाएगा। 1 महीने बाद सरकार ने कहा कि 2020 के अंत तक नीति बन जाएगी, लेकिन जुलाई 2021 में देखिए
सरकार लोकसभा में कहती है कि अभी नीति बनी रही है। फरवरी 2020 के बजट में ऐलान हुआ और जुलाई 2021 तक नीति ही बन रही थी। कल हमने प्राइम टाइम में नमामि गंगे के बारे में क्या बताया आपको, 20,000 करोड़ का बजट और 10,000 करोड़ भी खर्च नहीं हुए। आज दैनिक भास्कर में खबर छपी है कि आज भी बनारस में 25 नाले सीधे गिरते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के। इसकी बात कोई नहीं करेगा। आर्थिक सर्वे में बेरोजगारी का कोई डेटा नहीं है। सावधान, ध्यान से सुनिए देश के बर्बाद हो चुके नौजवानों, आपकी बर्बादी अभी कंटिन्यू रहेगी। यह लिखकर पर्स में रखिए। क्या बजट देश भर में सड़क पर अपनी बेकारी और गरीबी के साथ उतर रहे इन नौजवानों की बात करेगा? कई लोग इन नौजवानों को ही बदनाम कर रहे हैं कि ये कुछ करते नहीं हैं, सरकारी नौकरी मांग रहे हैं। रोजगार देने वाले एक सेक्टर टेक्सटाइल का हाल बुरा है, हमने बताया। ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और बर्बाद है। अभी एनडीटीवी इंडिया पर अनुराग कटरियार बता रहे थे कि लाखों लोगों की नौकरी चली गई, लाखों होटल, रेस्तरां, आइकॉनिक रेस्तरां बंद हो गए। इससे बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए। रोजगार देने वाला एक और सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग। मेक इन इंडिया की खूब धूम सुनाई देती थी आपको, याद कीजिए पुरानी हेडलाइन है, सपने आएंगे ड्रीम सीक्वेंस में, आजकल सुनाई नहीं देती है। देश की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा 17% का है, काफी बड़ा हिस्सा है। लेकिन यह सेक्टर कई साल से कोविड के पहले से ही लड़खड़ा रहा है। आप पढ़िए अखबारों में, 1-2 ही तिमाही मिलेगी जिसमें यह सेक्टर बेहतर करता हुआ नजर आएगा। बर्बाद। सीएमआई का डेटा है कि 2016-17 में इसमें 5 करोड़ 10 लाख लोग काम करते थे, लेकिन 2020-21 में इसकी संख्या घटकर 2 करोड़ 73 लाख हो गई। 46% गिर गई संख्या। तो आप समझ सकते हैं कि रोजगार की हालत कितनी बुरी है। हां, हेडलाइन की हालत बहुत अच्छी है इस देश में। इस देश में अगर किसी चीज की मौज है तो हेडलाइन की है। सरकार इतने साल में बेरोजगारी का डेटा नहीं बना सकी, लेकिन लोग टीका लेंगे, उसके लिए आधार नंबर को लेकर कोविन तुरंत बन जाता है, इसका सिस्टम बन जाता है। लेकिन कितने बेरोजगार हैं, कितनों की नौकरी गई, यह जानना ही नहीं चाहती है सरकार, क्योंकि जब सरकार जान जाएगी तो आप जान जाएंगे, सारी बोगस हेडलाइन की पोल खुल जाएगी। यह वाली बात आपको आज के बजट की चर्चा में कहीं सुनाई नहीं देगी। सुनाई देगी तो मुझे भी बताइएगा। 2019 में एक रिपोर्ट आई थी कि 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी है। उस रिपोर्ट का हेन तेन कर दिया गया, ऐसा तेला बेला किया गया कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ में इस्तीफे तक हो गए, मगर बेरोजगारी का डेटा फिर नहीं आया। और वो बहस कि 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी थी, पीछे छूट गई। हाल के दिनों में भारत की गरीबी पर कई सर्वे आ चुके हैं। कोविड के दौरान जितने लोग गरीब हुए हैं, पूरी दुनिया में उसका 50% लोग भारत में गरीब हुए। तो आप सोच सकते हैं कि भारत में गरीबी किस रफ्तार से बढ़ी है। इस वक्त लोगों की हालत कितनी खराब हो गई है, पैसे नहीं है उनके पास, और शेयर बाजार का चमक दिखाया जा रहा है, उस पर डिस्कशन का टाइम काटा जा रहा है और बताया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है। यही नहीं, एक और सर्वे आया है कि जो सबसे गरीब 20% लोग, सबसे गरीब, उनकी कमाई भी कई गुना घट गई। सोचिए, जिसके पास मामूली पैसा भी नहीं है, बस 2 वक्त की रोटी खाने लायक भी नहीं है, उसकी कमाई कई गुना कम हो गई। 20% आबादी की कमाई 183% घट जाए, वो भूखा रहता होगा। कोविड के दौरान 16 से 23 करोड़ लोग गरीबी में धकेल दिए गए। इसकी बात ही गायब है। भारत 80 करोड़ से भारत में ज्यादा गरीब है। सरकार गरीबी का आंकड़ा नहीं बताएगी, लेकिन इसका विज्ञापन देगी कि 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज योजना के तहत अनाज दे रहे हैं। अब यूपी की आबादी 24 करोड़ है, 15 करोड़ गरीब है। यह सरकार के विज्ञापन में लिखा आता है, जिन्हें चुनाव के कारण महीने में 2 बार मार्च तक मुफ्त अनाज मिल रहा है। तेल, नून, नमक, यह सब मिल रहा है। यह इस देश की तस्वीर है। आर्थिक सुधार के कई साल और हर साल हेडलाइन मैनेजमेंट के बाद भी आम लोगों की आर्थिक हालत यह है। क्या इस बजट में इन गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा का पैसा बढ़ेगा? इनके खाते में ज्यादा पैसा जाएगा तो देखिएगा आलोचना शुरू हो जाएगी कि इकोनॉमी ओवरबर्डन हो रही है। कोविड के दौरान अमीर लोग और जिनके पास पैसे थे, उन पर बहुत कृपा बरसी है। शेयर बाजार में उनका पैसा काफी बढ़ा है, क्योंकि कॉर्पोरेट का मुनाफा काफी बढ़ा है, बहुत बढ़ा है। इस तिमाही में कुछ कम हुआ है, लेकिन अच्छा ही रिजल्ट है कॉर्पोरेट का। लेकिन आपको एक और जानकारी देनी है कि पिछले 12 साल में, यह खबर पिछले साल आई थी, पिछले 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब कॉर्पोरेट टैक्स दूसरे नंबर पर पहुंच गया। अभी तक सबसे अधिक टैक्स कॉर्पोरेट से आता था, लेकिन अब आयकर से आने लगा। आयकर बहुत नहीं बढ़ा है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स कम हो गया है। एनएसओ का एक और डेटा है
ध्यान से सुनिएगा, 2019-20 के बीच प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन यानी आप जो खरीदते खाते हैं 83 लाख करोड़ से अधिक का था, जो 2021-22 में घटकर 80 लाख करोड़ का हो गया, 3% कम। यानी लोगों ने खरीदना उपभोग करना बंद कर दिया। तो अर्थव्यवस्था कहां चमक रही है? लोगों ने पैसे बचत खाते में डाले तो वहां ब्याज घट गया, यानी पैसा वहां भी घटा। तो यह हालत है कमाई की और बेरोजगारी की। क्या इस बार का बजट इस दिशा में कुछ करेगा? इंतजार कीजिए। वोट के लिए हो सकता है किसानों का मानधन बढ़ा दिया जाए ताकि हेडलाइन कल अच्छी लगे। तो ये सारी हमारी तैयारियां हैं कि 2021 के बजट में एक और जानकारी देते हैं। जल जीवन अर्बन योजना का ऐलान हुआ। 5 साल में 2,87,000 करोड़ की लागत से 3 करोड़ घरों में नल से पानी पहुंचाना है। इस बजट में पता चलेगा कि इस पर कितना पैसा दिया गया है। यह भी पता चलेगा कि इस योजना को कैबिनेट ने कब मंजूरी दी और अभी तक कितना काम हुआ है। 2022 का साल पुरानी हेडलाइनों की डेडलाइन का साल है। किसानों की आय दोगुनी होनी है। पीएम कुसुम योजना के तहत कई लाख किसानों को सोलर पंप मिलने हैं। शहर और गांवों में 6 करोड़ घर बनकर तैयार हो जाने हैं और दिसंबर 22 तक देश भर में 1.5 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने हैं। अब ध्यान से सुनिए, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? क्योंकि हम मूर्ति वगैरह इन सब की बातें नहीं कर रहे हैं। हम वो बातें कर रहे हैं जो सरकार ने अपने डेटा में बोला है और उसके डेटा में भी बहुत तरह की आपको हेरफेर मिलेगा। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने हैं। आज की तारीख तक आयुष्मान भारत की वेबसाइट पर लिखा है कि सिर्फ 76,663 सेंटर ही बने हैं। सोचिए, 1.5 लाख वेलनेस सेंटर इस साल तक बन जाने चाहिए थे, 76,000 सेंटर ही बने हैं। बनजोत कौर ने वायर की रिपोर्ट में लिखा है कि आर्थिक सर्वे में इसका जिक्र ही नहीं है कि क्यों नहीं बना, कब बनेगा। सिर्फ इतना भर है कि 1.5 लाख सेंटर बन रहे हैं। जो सेंटर बन रहे हैं, पुरानी प्राइम सेंटर का प्राइमरी सेंटर जो आपके गांव देहात में होता है, उसी का नाम बदलकर बनाया जा रहा है। वैसे कई अखबारों में खबरें छपती भी रहती हैं कि वेलनेस सेंटर के नाम पर ताला लटका हुआ है। इसके लिए मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग हो रही है, नियुक्ति हो रही है या नहीं, कौन बताएगा? कोई बताता ही नहीं है। तभी तो पूछना पड़ता है कितने नए मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति हुई, क्या सरकार बताएगी? तभी तो पता चलेगा कि कितने नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने। पता चला बोर्ड बदल के ही ऐलान कर दिया। आपको पता है कि इन पर कितने अहम काम होते हैं। इन केंद्रों पर नवजात बच्चों का इलाज होता है, किशोर बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं देनी है, फैलने वाली बीमारियां जो संक्रमण वाली बीमारियां हैं उनका इलाज होना है, दांत आंख ईएनटी का इलाज होना है। तो डॉक्टर तो होना चाहिए, नर्स भी और स्टाफ की नियुक्ति होनी चाहिए। हो रही है कहीं? कोई हिसाब देगा या हम पूछते ही रह जाएंगे? तो ये इन सारी तस्वीरों के जरिए अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि देश की आर्थिक स्थिति है क्या। बेशक 4% लोगों की आर्थिक स्थिति की जो खबरें हैं वह शानदार नजर आती हैं, लेकिन 80% का हिंदुस्तान फर्जी उम्मीदों में टहलाया जा रहा है। स्किल इंडिया की कोई बात ही नहीं हो रही है। कितने लोगों को स्किल दिया गया, किस तरह की नौकरी मिली, कितने सैलरी की नौकरी मिली, कोई डेटा नहीं है। लेकिन कोविन से, आरोग्य सेतु से आपकी जानकारियां लेनी हो तो वो सारा डेटा है। आर्थिक सर्वे की बात भी कर देता हूं, फिर मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। आर्थिक सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार तो हुआ है, लेकिन सुधार के इन आंकड़ों से बेरोजगारी, गरीबी के आंकड़े में बेतहाशा वृद्धि का हिसाब नहीं मिलता है। यह छिपा लिया जाता है। उसमें कोई सुधार हुआ है या कैसे होगा हम देखेंगे वित्त मंत्री क्या बताती हैं। आर्थिक सर्वे में बताया गया है कि टैक्स कलेक्शन जमकर हुआ है। पिछले साल का जो निवेश है वो 7 साल में सबसे ज्यादा है। कई सेक्टरों में अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी है। तो भाई आप नौकरियां कितनी बढ़ी हैं ये भी बता देती, तो रोजगार बढ़ना चाहिए था। फिर लोग मनरेगा के तहत काम क्यों मांग रहे? उसमें भी पिछले साल मनरेगा के तहत काम में काफी गिरावट देखी गई, 6% बताया जाता है। तब भी यह गिरावट 2019 की तुलना में से अगर तुलना करें तो भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा लोग 2019 की तुलना में काम मांग रहे हैं और काम नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि असंगठित क्षेत्र में काम नहीं मिल रहा है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो एमएसएमई सेक्टर है। एक और बात, निजी उपभोग नहीं बढ़ा, जिसकी चर्चा शुरू में भी की, जो बताता है, जो प्राइवेट कंजम्पशन है, यह बताता है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, उनकी तरफ से मांग नहीं है, वो कुछ खरीदने नहीं जा रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं है, रोकड़ा नहीं है, टका नहीं है। यह वो हिस्सा है जो तमाम दावों पर सवाल उठाता है। आप जानते हैं कि मनरेगा के तहत जो मजदूरी दी जाती है वो न्यूनतम मजदूरी से भी कम होती है। आप जानते हैं ये बात। रेमा नागराजन, अतुल ठाकुर ने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए अपनी रिपोर्ट में बताया कि सरकार ने
मनरेगा में मिनिमम वेज ना देकर 2 साल में 42,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। सरकार सिर्फ गरीबों को देती नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम के रूप में उनसे वसूल भी लेती है और न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम देकर 42,000 करोड़ रुपया बचा लेती है। अगर आप ये खेल समझ जाएंगे हिंदी में तो भीड़ से नागरिक बन जाएंगे, और उसी की असफल कोशिश मैं कर रहा हूं। इतनी मेहनत करने की वैसे जरूरत नहीं थी। तो आर्थिक सर्वे में लिखा है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद मनरेगा के काम की मांग कम हो गई। अब इस बात की काफी आलोचना हुई। सवाल उठा कि काम का मांगना कम हुआ है या काम देना बंद कर दिया गया है। इसके भुगतान का भी हिसाब गड़बड़ रहता है। पिछले साल भी मनरेगा का बकाया पैसा देने को लेकर काफी हंगामा हुआ। इस पर आपको कोई टाई कोट वाला, सूट वाला कोई बात करता हुआ नजर नहीं आएगा। वो केवल टैक्स बेनिफिट और शेयर बाजार की बात करता हुआ नजर आएगा, बाकी हिंदुस्तान की बात नहीं होती है। पिछले 2 साल में शेयर बाजार की हालत वाकई अच्छी रही है। जिन्होंने लगाया काफी कमाया। आप ये मौका ना गंवाएं तो अच्छा रहेगा, लेकिन वही अर्थव्यवस्था नहीं है। यह बात कई सर्वे में सामने आई है कि भारत में कुछ लोग और अमीर हुए हैं। अरबपतियों की संख्या इस देश में बढ़ गई है, गरीबों की संख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ अरबपति बढ़ रहे हैं। है ना कमाल। जिनके पास पैसा था उन्होंने बाजार में लगाया, और सिर्फ पैसा लगाने से नहीं होता, दिमाग भी होना चाहिए बाजार में लगाने का। तो हर कोई जिसके पास पैसा है वो लगाएगा तो डूब जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग पारंपरिक चीजों में लगाते हैं जहां उनका नुकसान हुआ। अब आप देखिए, सर्वे में कारों की बिक्री का हवाला दिया गया, लेकिन असल बात क्या है? असल बात यह है कि पिछले साल 10 साल में सबसे कम 2 व्हीलर की बिक्री हुई। इसका मतलब क्या हुआ? यह हुआ कि आम लोगों के पास 2 व्हीलर खरीदने का भी पैसा नहीं है, और जो था वो चला गया। बेशक कुछ लोग अमीर हुए हैं, इसलिए कार की बिक्री बढ़ी है। मर्सिडीज कार की बिक्री पिछले 1 साल की तुलना में 42% बढ़ गई। लेकिन निजी उपभोग का पैटर्न चिंता में डालने वाला है। भारत की जीडीपी का 55% निजी उपभोग पर निर्भर करता है। यानी लोग खरीद खा रहे हैं, उससे गाड़ी चलती है, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं टूरिज्म करने जा रहे हैं, कहीं मंदिर जा रहे हैं, कहीं मस्जिद जा रहे हैं। एक तर्क दिया गया कि डिजिटल लेन देन बढ़ गया है। इस पर विवेक कौल, ये बड़े कमाल के पत्रकार हैं, मिंट में इन्होंने लिखा है कि यह सही बात नहीं है। जो ठेले वाला कैश में सामान बेचता था वो अब डिजिटल पेमेंट लेने लगा है। लेकिन इसका मतलब यह कहीं से नहीं होता है कि उसका सामान पहले से ज्यादा बिकने लगा है। इस लिहाज से निजी उपभोग की हालत बहुत बुरी है इस देश में। कहा जा रहा है कि अगले 1 साल में यह 2019-20 के स्तर पर जाने वाला है। वो स्तर भी कोई बहुत शानदार नहीं था। इस आधार पर आप याद करें 2019-20 की आर्थिक खबरों को जरा पढ़िए तो पता चलेगा कि उस वक्त क्या हाल था। 2020 में जब आर्थिक सर्वे आया, यह हर साल आता है, तब कहा गया 2020 के आर्थिक सर्वे में कि जीडीपी 11% की दर से बढ़ जाएगी। क्या डबल डिजिट की वृद्धि हुई? कोई है हिसाब देने वाला? लेकिन हेडलाइन हर जगह छप गई, और ऐसा दावों करने वालों का सबसे ज्यादा इंटरव्यू किया गया मीडिया में। अब कोई हिसाब देने आएगा कि 11% क्यों नहीं हुई? कहा जा रहा है अब की 8 से 8.5% की दर से जीडीपी बढ़ेगी। तो देखते हैं कितनी जीडीपी बढ़ती है। ये सारी तस्वीरें हैं। तो एक अंतर समझिएगा, बहार और फुहार में अंतर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फुहार के आंकड़े को बहार की तरफ पेश किया जा रहा है। बागों में बहार नहीं है। अच्छी बात है कि अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर में सुधार हो रहा है। सब में हो, यह सबके हित की बात है। लेकिन क्या रोजगार मिलने लगा है? इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। यह कोई क्यों नहीं दे रहा है? आर्थिक सर्वे में प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र है। अब ध्यान से देखिए कैसे जिक्र है। लिखा है पहले चरण में 1 करोड़ घर बनाया गया, और दूसरे चरण में 1 करोड़ 95 लाख घरों के निर्माण के लिए सहायता दी जा रही है। अब दोनों में अंतर है, यानी ये सभी नहीं बने हैं, सहायता दी जा रही है। 5 साल हो गए इस योजना के, 3 करोड़ घर भी नहीं बने, जबकि इस साल इसका टारगेट था 2022 तक 6 करोड़ बनेंगे घर। आर्थिक सर्वे में लिखा है इसका उद्देश्य 2.95 करोड़ घर बनाने का है। लेकिन सरकार ने तो कई बार कहा कि गांव और शहरों में 6 करोड़ घर बनेंगे। यह टारगेट कब कम हो गया? वो टारगेट भी 5 साल में पूरा नहीं हुआ। कितनी मेहनत की जाए आपके लिए इन सब चीजों को बताने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं हमारे साथ, जो हमने आज बजट और आर्थिक सर्वे के संदर्भ में जो पढ़ा, हमें लगा कि आपको बताना चाहिए। इससे पहले कि मीठी मीठी चर्चाओं में मिस्री की तरह ये चुभने वाली बातें गायब कर दी जाए और आपको फिर से एक और साल अंधेरे में धकेल दिया जाए, एक और साल बाद अपनी बर्बादी का हाल लेकर आप बैठे हुए नजर आए। ये तमाम तरह के जीडीपी के आंकड़े आते रहते हैं, लेकिन भारत ने औसतन पिछले 5 साल में 10वां बजट है। क्या 8% का एवरेज जीडीपी रही है भारत की?
ये आप पूछिए। तो हमारे साथ MK वेणु जुड़ने वाले हैं, हमारे सहयोगी भी जुड़ने वाले हैं, कुछ टैक्स एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं। लगता है मैंने काफी समय ले लिया अपनी जो तैयारी करके आया था, तो इन सब लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन ये जरूरी बात थी क्योंकि आप ये समझें कि क्या तस्वीर है इस देश की। अगर आप देश की तस्वीर सही ढंग से नहीं समझेंगे तो इसके लिए सपने बुनने में, इसके लिए सवाल करने में आप बेहतर भागीदारी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप YouTube चैनल पर और अपने तमाम केबल चैनलों पर हमारा बजट का प्रसारण देखते रहिए। अभी ब्रेक लेते हैं, फिर लौट कर आते हैं।